आप लोगों की सब्जेक्ट टेस्ट हुई थी पूरे क्लास में, या तीसरी या चौथी बार दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। एक पूरे क्लास में बच्चा ऐसा नहीं, दो को छोड़ दो अन्नो और जवान। कि किसी के मार्क्स ऐसे हैं कि जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ढंग के भी है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री तो बहुत दूर दूर की डेफिनेशन हो गई है कि वो सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है। एक भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे क्लास में सिर्फ दो ही बच्चों को, वही दो बच्चे जो तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ते हैं, एक आर्नो के 32 आउट ऑफ 33 आ रहे हो, ऐसे भी बच्चे यहाँ पर जिनके 0 आउट ऑफ 0 है, 0 आउट ऑफ 33 है। फिर इसमें 0 मार्क्स। कब पढ़ना चालू करोगे? हर बार जब आते हो एक कमिटमेंट देके जाते हो, सर मैंने पढ़ना चालू कर दिया, कब आ रहा हो? नहीं आए, 0 मार्क्स। 33 में से तुम लोगों को पूरे पेपर में से कुछ भी नहीं आता, जबकि कॉम्प्लेक्स का ऐसा पेपर है कि कॉम्प्लेक्स को जो है आप लोगों को एनसीईआरटी में, वो तो ऐसा नहीं है जो तीसरे स्टैंडर्ड वाले को भी आएगा, उसमें तुम लोगों के मार्क्स नहीं है। अभी तो 2 दिन पहले करवाए क्वेश्चन, जबकि मैं बोल के जाता हूँ क्लास में कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में आ जाए। वो क्वेश्चन नहीं बना आप लोगों से, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर वाला। वो क्वेश्चन नहीं बना जिसमें दोनों तरफ मॉड लगाना और डायरेक्टली आंसर आ रहा है। कैसे? फर्स्ट टाइम मेरी हिस्ट्री में, मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2006, याद हो गए 18-19 साल, इससे खराब पेज मैंने नहीं देखा। खराब इन सेंस ऑफ की पोटेंशियल में खराब नहीं। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, साइंस क्यों लिया फिर आप लोगों ने? आप लोगों को क्या लगा था 1+2 पूछा जाएगा आप लोगों को? रुक 2 मार्क्स, एक ढंग की चीज नहीं आ रही है। बोले इतना डिसअपॉइंटिंग तो कभी भी नहीं हो सकता। मुझे वापस थर्सडे टेस्ट है, सेम टॉपिक, और मैं हो सकता है कि इसी पेपर में से काफी सारी चीजें आ जाए। एनसीईआरटी में फोकस करो, अपने को कुछ नहीं करना। बस तुम लोग टेक्स्ट बुक कर लो, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। रवि 2 मार्क्स, कोई फायदा नहीं पड़ेगा इससे, बस आप ये करते तो गया 2 मार्क्स के लिए क्या मेहनत करना होता है। जो गलत है देखो, वो भी नहीं हो सकती है। देखो का क्वेश्चन नहीं बना जानवी 20 पहले से बेटर है, बट सेटिस्फैक्टरी तो बिल्कुल नहीं है। स्वयं 18 खराब मार्क्स क्यों है? तीसरी चौथी बार आप 16 मार्क्स है, 216। इसके लिए आपका समझ में आता है, आप इसमें मेहनत करके दूर चाहते हो, इसके लिए सब भर्ती भी रहोगे तो आएगा। और 10 मार्च को बहुत सारे क्वेश्चन है आपके जो एनसीईआरटी के सबसे वाहियात क्वेश्चन है, जो किसी के भी सही होते हैं। 1 मार्च अभी 7 मार्च। रेगुलर क्लास के बाद आप लोगों के टेस्ट होगी वापस सेम टॉपिक। पहले एनसीईआरटी करो एक एक सम अच्छे से, और फिर आप लोग ट्रिगो के डीपीपी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला जो डीपीपी है आप लोगों का, वो डीपीपी, और अगर टाइम मिले उसके बाद मिलेगा ही, तो आप लोगों को फोर्थ डीपीपी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और एक इक्वेशन ऐसा था उसके अंदर कि जो आप लोगों ने क्लास में नहीं किया, एक एक क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ है, फिर भी नहीं बन रहा है। ये दिखता है कि बस आप लोग टेस्ट को ऐसे टाइम पास, बस सर ने बोला टेस्ट देना, जाते हो आते हो टेस्ट देके चले जाते हो। और जो टेस्ट में एब्सेंट भी थे वो भी थर्सडे। और वो
मुझे ऐसा नहीं लगता है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि जिसमें वो पोटेंशियल नहीं है कि भाई इससे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है। 33 में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके 25 से कम आए, पर आ नहीं रहे, इसका मतलब ये कि बस घर पे जाकर कुछ भी मेहनत नहीं हो रही है। पीएनसी के जो आगे के डाउट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस बाइनोमियल पे जाते हैं। और ऐसे चलता रहा तो होगा क्या पता है आप लोगों को कि मेरे चैप्टर खत्म होते जाएंगे, आप वहीं के वहीं रहोगे, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे वैसे लोड बढ़ेगा। तो लोड बढ़ेगा तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं, जैसे काफी सारे बच्चों के साथ होते थे, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों का इतना पेंडिंग वर्क हो जाएगा, फिर आप लोग सोचोगे ना कि अब मुझे वापस ठीक करना भी उस चीजों को जो खराब हो गई है, तब कर भी नहीं पाओगे, इतना सारा खराब हो चुका है। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से चालू करें कहाँ खत्म करें। फिर ऑप्शन क्या बचता है, छोड़ दिया जाए। फिर हम हमारी हिम्मत हार जाते हैं, फिर ट्रैक के नीचे उतर कर फिर कभी नहीं चढ़ पाते। इसीलिए अभी भी वो टाइम नहीं आया है, अभी जितना जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगा उसकी मेहनत करो, आप सही ढंग से मेहनत करो। भाई मुझे पता है इसमें थोड़े बच्चे ऐसे भी जो पूरे दिन बुक लेके भी बैठते हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे, इसलिए कि वो मेरी मेहनत फालतू डायरेक्शन में हो रही है, उससे तुम नहीं कर रहे। भाई तुम करो तो उसको तो सही ढंग से करो। भाई तुम 2 घंटे पढ़ो चलेगा, बट वो 2 घंटे इतना इफेक्टिवली होना चाहिए कि उसका आउटपुट 3 घंटे देता हो। अभी भी मोबाइल कितने लोग यूज करते हो तुम लोगों में से? प्लस मोबाइल होता है घर पे अपने पास, जो ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा। और क्या करते आप लोग मोबाइल में? मोबाइल की जरूरत कहाँ पड़ती है आप लोगों को? सपोज तुम लोग कभी एब्सेंट हो तो लेक्चर्स कभी देखने के लिए जरूरत पड़ गई, और मोबाइल कहाँ जरूरत पड़ती है आप लोगों को? माई को मोबाइल कहाँ जरूरत पड़ती है? कभी क्वेश्चन तो क्या करते हैं, कहाँ देखते? गूगल बाबा आपको कभी भी मेहनत काम नहीं करेगा भाई। हम नहीं हो तो गूगल बाबा की हेल्प लो, आप गूगल की हेल्प लोगे तो होगा क्या कि वो कैसा होगा कि हमने उसको ग्रांटेड ले लिया, गूगल तो है ही ना, नहीं आया तो तुरंत खोला गूगल में देखा सॉल्यूशन, और वो भी नहीं कि समझते हम उसको। सेम क्वेश्चन आपको वापस 5 मिनट के बाद देंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा गूगल की हेल्प जब तक ना ले तब तक अच्छा है। और ठीक है, गूगल फिर भी मैं एक बार अलाउ कर दूं आप लोगों को, चलो ठीक है, कभी अगर आप करते गूगल की हेल्प ले लिए इट्स ओके। बट अगर आप लोगों में से कोई अगर ऐसा है कोई जो दूसरे कोई लेक्चर्स देखता हो समझने के लिए, क्लासेस के लेक्चर्स नहीं, जैसे क्लास मिस हुआ था अपना क्लास के लेक्चर देख लिए ये अलग बात है, बट किसी और के लेक्चर्स देख रहे हो, अगर कर रहे हो तो प्लीज बंद कर दो, क्योंकि सबके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो गलत पढ़ाते हैं, पर सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हम अवेलेबल नहीं हो, हम आपके डाउट्स ना सोल्व कर पाए, जो भी फैकल्टीज है आपकी, तो फिर आप वहां तक जाओ तो बात अलग है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। शायद हम उस दिन टाइम नहीं दे पाए तो हम दूसरे दिन टाइम दे देंगे, राइट। इसलिए मोबाइल से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो मोबाइल से हमारा सिर्फ वो पढ़ाई के लिए काम नहीं आता ना, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं, फिर वो 2 मिनट की जगह पर तो हम 2 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। वो आप हमारे साथ होता है तो आपके साथ तो होता ही होगा। साइंस तो बहुत सारे चीजें हैं जिनको आप लोगों को अवॉइड करने की जरूरत है, तो वेट की फिर ऐसा ना हो कि रियलाइजेशन हो बहुत लेट हो जाए, ठीक है। ओके, इसके आगे के डाउट्स कहाँ तक कर लिए हमने से 40 तक 50 तक, हाँ 50 तक, 60 तक हो गया। ओके ठीक है, हाँ 60 तक हो गया, ठीक है। आगे के डाउट लेता हूँ। 68 देखो ना क्या दिया 68 में, हमें बोला है कि पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड का उन्होंने क्या कंडीशन दिया है कि लेट एस बी द सेट ऑफ द ऑल पासवर्ड व्हिच आर 6 to 8 कैरेक्टर लॉन्ग, 6 to 8 कैरेक्टर लॉन्ग
where each character is either an alphabet from ABCD or a number from 1 2 3 4 5. आपके पास ऑप्शन क्या है 10 चीजों का, 5 अल्फाबेट 5 नंबर, उसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. With the repetition of characters, repetition allowed है. If the number of password in A should at least one character is a number from 1 2 3 4 5. At least one character. अगर कोई कंडीशन नहीं होता तब कितने वैसे पासवर्ड बना सकते थे, कोई बता सकते मुझे? अगर कोई कंडीशन नहीं है, राइट, तो आपके पास पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या चॉइस है? एबीसीडी या फिर तो फिर और कितने कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है? 6 to 8. मतलब 6 का भी बना सकता हूँ, 7 का भी बना सकता हूँ. तो बस 6 का बना रहा हूँ, मान लेते हैं. तो मुझे बता सकते हो मेरे पास विदाउट एनी कंडीशन कितने वे से पासवर्ड बनाने? 10⁶. फिर हर प्लेस पर कितनी चॉइस? 10. 5 + 5 10 चॉइस, राइट. तो 10⁻6. 7 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना होता था, 8 का बनाना होता था. ये तो ठीक है. अब उसके अंदर कंडीशन डाल दे कि आपको एटलीस्ट एक तो 1 2 3 4 5 में से यूज करना ही करना है ना. लास्ट में देखो वो दिया है कि if the number of password in A should at least one character is a number from 1 2 3 4 5. At और नेवर में मैंने क्या सिखाया आपको? क्या करना है ना, उल्टा सोचना है. उल्टा सोचना मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर इसमें से होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा? कोई भी नहीं ले रहा हूँ, राइट. तो कोई भी नहीं ले रहा हूँ, मतलब हर बार इसी में से ले रहा हूँ, तो हर एक बार इसी में से ले रहा हूँ, तो 5⁶ चॉइस है ना. और ये नहीं चाहिए तो माइनस. 7 कैरेक्टर का बनाना हो तो माइनस कितना होता है? 8 कैरेक्टर का बनाना होता तो 5:8. और 6 कैरेक्टर का भी हो सकता है पासवर्ड, और 7 कैरेक्टर का भी हो सकता है, और 8 कैरेक्टर का हो सकता है. इनके बीच में प्लस या माइनस? प्लस, राइट. तो 10⁶ प्लस 10⁻7 प्लस 10⁸ माइनस 5⁶ प्लस 5�7 प्लस 5⁸. करेक्ट. अब जितना क्योंकि आपको फाइनल आंसर में देखो तो दिया हुआ है सामने इक्वल टू अल्फा इंटू 5⁶. तो जितना कॉमन निकालते हैं पहले, तो यहाँ से क्या कॉमन है? 10⁶. क्या बचेगा? 1 + 10 + 100. यहाँ से क्या कॉमन है? 5⁶. तो क्या बचेगा? 1 + 5 + 25. करेक्ट, ठीक है ना. फिर इन दोनों में से 5⁶ भी कॉमन, तो 5⁶ कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2⁶. 2⁶ 64 ना. और ये 100 × 10 + 1 111 माइनस 5⁶ कॉमन था, 25 + 5 30 30 + 1 31. तो 5⁶ इंटू अल्फा, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो किसकी हो जाएगी? अल्फा की. बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा ही आंसर होगा. इसको हम देखोगे तो 16 क्या है. नेक्स्ट 66. देखो ना 66 वाला क्वेश्चन एक बार. तो पहले क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं. आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाना है, राइट. उस फंक्शंस में डोमेन में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और कोडोमेन में 6 एलिमेंट है, राइट.
अच्छा कोई कंडीशन नहीं, कोई सिर्फ इतना होता है कि फंक्शन बनाना, तो कितने फंक्शन बनते हैं? कितने फंक्शन बनते हैं? सिर्फ फंक्शन बनाना तो कितने फंक्शन बनते हैं? 1 के पास कितनी चॉइस होती है? 2 के पास 3 के पास 4 के पास, तो कितने फंक्शन बने? 6 बने अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो, राइट। पर उसमें जो उन्होंने बोला नहीं आपको कंडीशन है भाई यही टाइप का फंक्शन बनाना है, यही टाइप का फंक्शन बनने को समझ आ रहा है कि मैं अगर फंक्शन में 1 डालूं तो जो मेरा आंसर आएगा, फंक्शन में जब 2 डालूं जो मेरा आंसर आएगा, उनका जो एडिशन होगा वही 3 के लिए आंसर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि 3 के पास चॉइस ही नहीं है, जो इनका एडिशन होगा वही तो 3 को देना पड़ेगा। यस, तो चॉइस अगर 1 के लिए, मैं अगर 1 के पास 6 की चॉइस है, अगर मैंने 1 को 1 लिया तो मैं 2 को क्या क्या ले सकता हूँ, देख लेता हूँ। 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। अब चाहते भी 6 नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि अगर 5 + 1 6 हो गया, अगर यहाँ 6 लोगे तो 6 + 1 7 होगा, 7 है नहीं यहाँ पर देने के लिए, होना भी तो चाहिए 3 को देने के लिए। तो अगर मैंने x को, अगर f(1) को अगर 1 लिया तो 2 के पास 5 चॉइस है, सही है, राइट। अगर इसको 2 लिया तो 4 चॉइस, कौन कौन सी? 1 2 3 4, राइट। और 1 भी है, बट 1 मत लो, मैं आपको बता, क्योंकि ये तो हम लोग उल्टा करने ही वाले। चलो ठीक है, कोई नहीं, अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। एक 1 की भी चॉइस है, राइट। 3 लोगे तो 3 लोगे तो 1 2 3 की चॉइस है, 4 लोगे तो 1 2 की चॉइस है, और 5 लोगे तो सिर्फ 1 की चॉइस है, करेक्ट, राइट। और कोई कंडीशन डाली हो तो बस इतनी कंडीशन है। तो आपके पास 1 के साथ कितनी चॉइस आई हमारे पास? 5। 1 के साथ कितनी चॉइस आई? 5। 2 के साथ 4, 5, 4, 3, 2 और 1, राइट। ये अगर चॉइसेस की बात करेंगे तो हमारे पास ये 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 चॉइस है, ठीक है ना यहाँ तक? ओके, ये 15 चॉइस किसको लेके आए? 1 2 3 को लेके आए। अभी 4 का तो आंसर देना बाकी है, तो 4 को तो 6 में से कोई भी दे दो, उसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है, सही है ना? 1 2 3 को लेकर 15 चॉइस और बचा 4, तो 4 को किसको दूंगा? किसी को भी दे दो, तो उसके पास 6 चॉइस, तो 15 6 90, तो 90 हो जाए। नेक्स्ट 70 लेकर 73 देख लो ना, 73 में क्या बोला हमने? लेट B1 B2 B3 B4 भी 4 एलिमेंट्स परम्यूटेशन, मतलब 4 डिजिट का नंबर है, समझ लो ना। B1 B2 B3 B4, और सिलेक्ट करने के लिए क्या दिया कि B of I, मतलब कोई भी B वाला पार्ट है, 1 to 100 में से आप कुछ भी ले सकते हो, 1 to 100 में से आप कुछ भी ले सकते हो। एंड B of I is not equal to B of J, इसका क्या मतलब हुआ? B of I is not equal to B of J का क्या मतलब हुआ? भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी 2 सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए इसमें से, मतलब सारे अलग अलग होना चाहिए ना, वो मतलब हुआ B of I is not equal to B of J का। So if either B1 B2 B3 B1 B2 B3 are consecutive integer or B2 B3 B4 are consecutive integer, then the number of such permutations. ओके, सिलेक्शन कितने में से करना है? आप ही लोग बताओ ना मुझे।
अगर कोई कंडीशन है तो कोई कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन होती है ये वाली, तो आपके पास कितनी चॉइस होती है? इसके पास कितनी चॉइस? इसके पास अगर कोई कंडीशन नहीं होती, उस पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? या तो ये तीनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, या तो ये तीनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए, सही है ना? पहले B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव बनाते हैं। B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव बनाने का मतलब समझ आ रहा है? B1 के पास कितनी चॉइस? 100 अब नहीं होगी, अब आपके पास 98 ही होगी, क्योंकि अगर आपने इसको 100 लिया तो 101 कहाँ है आपके पास लेने के लिए? कंसेक्यूटिव चाहिए ना, तो कंसेक्यूटिव के हिसाब से B1 के पास कितनी चॉइस? 98 चॉइस है। B1 के पास 98 चॉइस, B2 के पास एक चॉइस, 99 तो लेना है। भाई कंसेक्यूटिव है तो B2 का चॉइस कहाँ है? होनी भी तो चाहिए उसका, तो उसका एक ही चॉइस, और B3 के पास एक ही चॉइस, राइट? B4 के पास 97, क्योंकि 2-3 नंबर आप ले चुके हो, नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बराबर? अभी मैंने किसको कंसेक्यूटिव बनाया? B1 B2 B3 को। वो कंसेक्यूटिव में B2 B3 B4 को भी बना सकता हूँ। तो अगर मैं B2 B3 B4 को अगर वो वाला केस लूं तो B2 के पास कितनी चॉइस? 97, सॉरी 98। वापस वही प्रॉब्लम है कि भाई 98 से बड़ा नहीं ले पाओगे। B3 के पास एक, B4 के पास भी एक, राइट? और B1 के पास 97। फिर B1 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस तीन में से आप कोई नंबर नहीं ले सकते हो, सही है? यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब यहाँ तक तो कर लेंगे बच्चे, बट उसके बाद एक ऐसी चीज है कि जो रिपीटेशन हो रहा है, कैसे होना आपको बताना। हमने जब B1 B2 B3 को कंसेक्यूटिव लिया, सपोज मान लेते B1 मेरा 35 है, तो B2 36 होगा, B3 37 होगा, फिर B4 के पास 97 चॉइस थी, 3 को छोड़ के। अब उस 97 में से आपने कोई एक नंबर लिया होगा, चॉइसेस 97 है, आप लोगे तो कोई एक नंबर। ये 97 का मतलब समझे? इसका मतलब क्या? 97 C1, 97 C1 में 97 जो बाकी नंबर उसमें से एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं B4 के लिए, पर 97 C1 97 होता है तो हम लिखते नहीं C1, राइट? तो उस 97 जो चॉइस होगी आपके पास, उसमें से हो सकता है कि मैंने 38 लिखे हो सकता है, तो चारों कंसेक्यूटिव हो गए, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, चारों कंसेक्यूटिव होंगे, ठीक है वो तो, राइट? अब यहाँ पर अगर इस वाले केस में देखिए, B2 को मैंने 36 लिया, तो B3 क्या होगा? 37, B4 क्या होगा? अब B1 के पास कितनी चॉइस है? 97 चॉइस है, 3 को छोड़ के, तो जो बाकी के 97 चॉइस है उसमें से एक नंबर लिया, और वो नंबर अगर 35 आया है तो ये तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो जो चारों कंसेक्यूटिव होंगे ना, वो आपने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट किया। काउंट आपको करना है, बट एक ही बार काउंट करोगे ना, 2-2 बार थोड़ी ना काउंट करोगे, तो एक बार मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। और वो कितनी चॉइस होगी आपके पास कि चारों कंसेक्यूटिव 97, क्योंकि ये 90, इसके पास 97 98 99 100 है ना, वो 97 चॉइस हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये 98 इंटू 97 दो बार है, तो 2 टाइम 97 इंटू 98 माइनस 97, तो दोनों में से क्या कॉमन है? 97, 98 इंटू 2 196 माइनस 1 195, तो 97 इंटू 195 जो आंसर होगा लास्ट में एक से पता चल जाएगा। ठीक है, ये 189, ठीक है। इसमें वो चारों कंसेक्यूटिव वाला जो पार्ट है वो बस ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस करना है।
वही 73, फिर आपने 21 बोला है, 21 की क्या है? The number of 3-digit odd numbers, the number of 3-digit odd numbers whose sum of digits is a multiple of 7. अगर 3 डिजिट का अगर odd नंबर लेना है तो आपके पास कितने ब्लॉक है और कितने प्लेसेस है? 3, उसमें भी odd नंबर चाहिए। अगर odd नंबर दे तो लास्ट प्लेस पर आप क्या क्या ले सकते हो? 1, 3, 5, 7 या 9। अगर मैं मान लेता हूँ मैं 1 लेकर चल रहा हूँ एक बार के लिए। आपको इन दोनों पे ऐसे नंबर लेने हैं कि जिससे आप लोगों का एडिशन करोगे तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल होना चाहिए मतलब आप क्या क्या ले सकते हो? एडिशन 7 चलेगा, एडिशन, क्योंकि आप देखोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19 तक ही जा सकते हो। कैसे? अगर दोनों का मैं 9 भी ले, मैक्सिमम से 9 ही ले सकते हो। अगर 9 भी लूंगा तो 9 + 9 18, 18 + 1 19 के बड़ा तो आप वैसे भी नहीं ले सकते। इसका मतलब कि 19 से छोटे 7 के मल्टीपल कौन कौन नंबर है? 7 है। जिसका मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे नंबर सेट करना है यहाँ पर कि जिसका एडिशन, तीनों का एडिशन या तो 7 हो जाए या तो 14 हो जाए। 7 लाने के लिए दोनों का एडिशन को 6 लाना पड़ेगा। 6 कितने केस में हो सकता है? 2, 4 और सेम भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1 से चालू करते हैं ना, 0 से चालू करते तो 6 0, यहाँ 0 6 नहीं चलेगा तो 6 0 तो चलेगा। फिर 1 5 2 4 3 3, बराबर। जब मैं 1 5 बोल रहा हूँ तो वो 5 1 भी तो चलेगा, 2 4 बोल रहा हूँ तो 4 2 भी तो चलेगा। 3 3 का उल्टा कोई मतलब नहीं है, 6 0 का उल्टा पॉसिबल नहीं है, सही है। ये 7 के लिए हुआ। फिर आपको 14 चाहिए, तो अगर 14 चाहिए तो 14 के लिए 14 कैसा आएगा? 7 और 0 से तो पॉसिबल नहीं है, 1 से पॉसिबल नहीं है, 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, 4 से पॉसिबल है। 4 9 9 4 है ना, 5 8 5 राइट, 6 7 7 6 यही होगा। तो 6 तो यहाँ है 6 और यहाँ पर कितने 2 + 2 6, तो यहाँ से कितने नंबर बने? 12। ये 12 तब बने 12 नंबर जब लास्ट में मैंने क्या रखा था? 1 रखा था, राइट। फिर आपको क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो मैन्युअली करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली तो लॉजिक लगेगा नहीं, तो शॉर्टकट यूज कर लो। फिर यहाँ पर अब 3 लूंगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एडिशन 9 + 9 18, 18 + 3 21। तो फिर यहाँ पर अब 7 भी चलेगा, 14 भी चलेगा और 21 भी चलेगा, राइट। फिर आपको मैन्युअली सीधा से काउंट करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है। फिर 5 लूंगा तो 9 + 9 18, 18 + 5 23, तो 23 से छोटे 7 के मल्टीपल 7 14 21 चलेगा। फिर यहाँ पर 7 रखा तो 9 + 9 18, 18 + 7 21, तो भी 7 14 21 ही चलेगा। और अगर आपने 9 खुद रख लिया तो 9 3 जा 27, तो भी तो फिर क्या चलेगा? 7 14 और 21, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ऑलरेडी 3 है और अगर मुझे 7 चाहिए तो क्या क्या ट्विस्ट चलेगी? 0 7 और 7 0 चलेगा, 4 0 3 को ही बोलती, हाँ 4 0 चलेगा, 3 1, फिर 3 1 चलेगा है ना, 7 0 3 1 2 2 4 चाहिए ना अपने को, बस ना। और इसको उल्टा करोगे तो 1 3 भी चलेगा। फिर 14 चाहिए तो यहाँ पर 11 चाहिए होगा, 11 चाहिए तो 0 और 1 काम नहीं करेगा, 2 9 करेगा तो 9 2 भी करेगा, 3 8 करेगा तो 8 3 भी करेगा, 4 7
47 ना 4764 74 सॉरी 6556 तो कितना हो गई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अभी तक 14 किलो वैसे काउंट किसके लिए करना पड़ेगा 21 के लिए तो वैसे अलग अलग ही काउंट करना पड़ेगा इसका कुछ हो नहीं सकता जैसे क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो सबसे लास्ट करने का क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और एक भी भूल गए तो पता भी नहीं चलेगा कि हम एक आध भूल चुके हैं और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन का ऑप्शन भी नहीं होता तो क्वेश्चन सिंपल है पर लेंथी है फिर 67 या तो आप लोग क्वेश्चन नहीं समझो क्या दिया है 67 में ए क्लास कंटेन हाउ मेनी बॉयज 3 बॉयज और उसमें कितने चाहिए आपको 3 तो BC3 राइट गर्ल्स कितनी है जी उसमें कितनी चाहिए 2 तो GC2 और ये कितना आना चाहिए इक्वेशन में दिया 168 तो BC3 B से चालू करूंगा कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर B minus 1 B minus 2 divided by 3 into 2 into 1 GC2 G into G minus 1 divided by 2 into 1 equal to 168 कितना अननोन है इसमें दो इक्वेशन एक ही है ये तो पक्की बात है कि एक इक्वेशन से दो अननोन सोल्व करना होगा तो सोल्व ऐसे तरह आपने साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं वो पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होता होगा ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर का पेयर है ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर का पेयर है तो डेफिनेटली सामने ऐसा होता ही होगा ये 3 into 2 into 1 तो 6 कर दो इसको तो और 2 into 1 2 168 को ब्रेक करते हैं 168 को लिखोगे तो 2 into 84 को लिखोगे तो 2 into 42 को लिखोगे तो 2 into 21 को लिखोगे तो 3 into 7 एक और एक 2 लिखना भूल गया है ना अच्छा मैं ये करके मैं क्या करता हूँ मतलब मैं क्या सोचता हूँ चल एक प्राइम नंबर ढूंढ लेता हूँ क्यों प्राइम नंबर ढूंढ लेते प्राइम नंबर का आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते और आपको पता है कि कंसेक्यूटिव चाहिए तो मैं सबसे कोई प्राइम नंबर ढूंढ लेता हूँ जैसे मुझे दिखाई 7 तो 7 इज ए प्राइम नंबर जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते और आपको कंसेक्यूटिव चाहिए तो 7 के आसपास के कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढता हूँ 7 के आसपास में कौन होगा 8 और 6 8 ये रहा 7 6 यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव चाहिए तो अगर 8 7 6 की जोड़ी बना दो तो बचा कौन 3 और 2 वो भी तो 2 कंसेक्यूटिव है तो मेरी ये सेट हो गया यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव एक्स्ट्रा लिया कहाँ पर ऊपर 4 है 3 है ऊपर 3 है का 2 into 2 into 2 8 और 7 सॉरी तो फिर ये 7 है तो फिर 7 के आसपास 6 हो गया है ना 7 से आजू बाजू में 6 तो 8 अगर मैं ले सकता हूँ तो ये 2 अगर इसको दे भी देता हूँ हम मतलब 6 को 2 into 3 कर सकते हैं पर ये तो है ना कि 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो बस ठीक है 7 8 6 ये तीनों का पेयर हो गया ठीक है ये और ये साथ में आ गया ये और ये साथ में आ गया तो बचा कौन 3 और 2 बचा ना है ना बस ठीक है तो 3 और 2 को ले लेते हैं ये बच गया ये 8 इसमें आ गया 7 इसमें आ गया 6 इसमें आ गया तो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू 8 और G की वैल्यू 3 और फाइंड क्या करना अपने को B plus 3G तो 8 plus 3G तो 9 का आंसर ही
फिर 80 तक में और कोई होते एक बार चेक करके बताइए। देखो ना 76 में वापस बेंजीन का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोला है 76 में द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 30 आइडेंटिकल कैंडीज, 30 सेम दिखते हुए कैंडीज को 4 बच्चों में C1, C2, C3, C4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है विद द कंडीशन C2 रिसीव एट लीस्ट 4 एंड एट मोस्ट 7, ज्यादा कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 7, और C3 रिसीव एट लीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 6। तो पूछा गया कि ऐसे कितने चॉइस होंगे, और कंडीशन सिर्फ किसके लिए, C2 और C3 के लिए। C1, C4 के लिए कोई कंडीशन नहीं। C2 की मिनिमम कंडीशन से चालू करते हैं। C2 की मिनिमम कंडीशन क्या है भाई, 4 तो देने ही है। C3 के मिनिमम क्या है 2, तो अगर इसको 4 और 2 दिया तो C1 और C4 को जो मैं दूंगा, C1 और C4 को मैं दे दूंगा, वो टोटल मिलके कितना हो जाना चाहिए, 6 तो यहाँ चले गए, 24 होने चाहिए, राइट। इसको 4 और इसको 3 दे दिया तो C1 प्लस C2 और फिर C1 प्लस C4 23, दोनों को 4 दे दिया तो 22, इसको 4 और इसको 5 दिया तो, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, 6 तक जा सकते हो, इसका 6 तक जा सकते हो, तो 4 और 5 दे दिया, इसका 21 और इसको 4, 6 दे दिया तो 20। ये मैं C2 को फिक्स करके बात कर रहा था, C2 को मिनिमम 4 देने थे। अब 5 से चालू करता हूँ, 5 4 की जोड़ी, तो अगर 5 4 गया तो 21, इसमें 21 2 बार आया, फिर 5 5 दिया तो 20 2 बार हुआ, फिर 5 6 दिया तो 19 एक बार हुआ, फिर 5, अच्छा 6 से ज्यादा दे नहीं सकता, तो ये फिर 6 से चालू करता हूँ, ये 6 क्योंकि 7 तक जा सकता हूँ, तो 6 4 10, तो 20 कितनी बार हुआ, 3 टाइम, 6 5 11, अगर C3 2 से 6 से, ओके, तो केसेस और बढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पर से केस बढ़ेंगे ना, 4 2 6 से अगर चालू करेंगे तो, अच्छा वो 24 वो बराबर दिया था, है ना। यहाँ पर 5 2 से चालू करना था, राइट, 5 2 से चालू होता तो 23 2 बार होता, 5 3 होता तो 22 भी 2 बार होता, फिर 5 4 5 6 ले किया, फिर 6 का भी 6 2 से चालू करते हैं, 6 2 होगा तो 8, तो 22 कितनी बार, 3 बार, 6 3 होगा तो 21 भी 3 बार, 6 4 होगा तो 20 3 बार, 6 5 11, तो 19 2 टाइम, और 6 6 12, तो 18 80 बार, राइट। फिर 7 का जाता है, तो 7 2 से चालू करूंगा तो 7 2 9, तो 21, और एक बार आया ना 4 बार, फिर 7 3 10, तो 20 भी,
4 बार 7 4 11 80 बार बोल सकते हैं 5 4 में भी आया होगा 6 3 5 6 में भी आया होगा 6 5 में भी तो आया होगा 2 बार बोला तो 3 बार होगा ठीक है फिर 7 5 12 तो 18 2 टाइम्स फिर 7 6 13 तो 17 एक बार ठीक है इतने केस बने अब जब मैं बोल रहा हूँ कि C1 प्लस C4 24 तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया कि 24 बोल है 2 बॉक्स में डालना है बॉक्स खाली रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कौन सा कंसेप्ट है n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस 1 n कितना 24 r कितना 2 तो 24 प्लस 2 26 माइनस 1 25 c ऑफ 2 माइनस 1 तो 25 आया इसका आंसर 25 और इसका आंसर 24 आ रहा होगा कितनी बार 2 बार इसका आंसर 23 आ रहा होगा कितनी बार 3 बार इसका आंसर 21 22 आ रहा होगा 22 आएगा n प्लस r माइनस 1 c ऑफ r माइनस होगा 23 माइनस 1 22 C1 तो 22 आ रहा होगा तो 22 कितनी बार 4 बार इसका फिर 21 आ रहा होगा वो भी 4 बार ये 20 आ रहा होगा 3 बार ये 19 आ रहा होगा 2 बार तो ये 18 आ रहा होगा 1 बार बराबर है ओके 25 प्लस 48 plus 69 plus 88 plus 84 plus 60 plus 38 plus 80 और देखो 450 तो 50 हो रहा है ना अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है तो और जब 450 तो ऑप्शन में नहीं है तो मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो 430 है 430 है 430 बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट 0 ही जाएगी केवल और कोई एक ही तक में रह गया के लिए क्या होना पड़ेगा 5 और 11 जरूर होना चाहिए 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है लास्ट में 5 रखना ही पड़ेगा वो फिक्स है और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है ऑड प्लेस पर जो नंबर का एडिशन और इवन प्लेस का एडिशन होगा उसका सब्ट्रैक्ट तो 0 11 तो कोई नंबर का उसके हिसाब से चेक कर लो कौन से
और देखो कोई रह गया हो 80 तक में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अभी तक हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली जो एक तो उसका एक्सपांशन, राइट, कैसों का एक्सपांशन अगर वापस रिवाइज करें तो अगर बाइनोमियल थ्योरम यूज सिर्फ कहाँ हो सकता है, एक्सपांशन करने के लिए, बट एक्सपांशन सिर्फ दो ही टर्म को हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड होगा तो नहीं चलेगा। ये जो भी सीख रहे हो सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म के एक्सपांशन पे बेस्ड है, इसलिए उसका नाम ही बाइनोमियल है, बाइ मींस टू, राइट। तो जब भी हमें दो टर्म का एक्सपांशन करना हो विद पॉजिटिव इंडेक्स, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर से चालू करोगे, सेकंड टर्म के लोएस्ट पावर से चालू करोगे। फर्स्ट का पावर डिक्रीज करते जाने का, सेकंड का पावर इंक्रीज। तो फर्स्ट लास्ट टर्म कौन होगा, जब फर्स्ट का पावर 0 हो जाएगा, सेकंड का पावर हाईएस्ट हो जाएगा। हर टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर का एडिशन ऑलवेज टोटल के बराबर रहेगा, n के बराबर। एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म पावर n है तो टोटल टर्म n प्लस 1, और उसका जनरल टर्म T ऑफ r प्लस 1 इक्वल टू NG ऑफ r f टू n माइनस r इनटू y। इसमें r कहाँ से पता चलता है, टर्म नंबर। अगर टेस्ट टर्म ढूंढना हो तो r क्या हो जाएगा, तो हमने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, कोई पर्टिकुलर टर्म ढूंढना हो, किसी का कोएफिशिएंट ढूंढना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x ढूंढना हो, फिर मिडिल टर्म की बात हुई लास्ट, फिर r टर्म फ्रॉम n। अगर पीछे से r टर्म ढूंढना होगा तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, t माइनस r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्योंकि आप ये कंसेप्ट तभी लगा सकते हो जब आपको स्टार्टिंग से पता हो कि आप मुझे स्टार्टिंग से 10 टर्म ढूंढना हो, तो मैं r को 9 लेके काम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था और उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लोगों को जो आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की, उसमें अंदर पहले 5 क्वेश्चन आप देखोगे तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सपांशन पूछा है, जो मुझे नहीं लगता कोई पूछेंगे, और पूछे तो आ जाएगा, उसमें क्या है ना। एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे आप लोग, तो एक्सरसाइज 8.1 के अगर आपका टेक्स्ट बुक है सबके पास, तो एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन में 2 टर्म का एक्सपांशन पूछा है। तो जैसे नॉर्मल एक्सपांशन करने हैं वैसे ही एक्सपांशन कर लेना, राइट। जो 6 to 9 क्वेश्चन है उसको बोला यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको 96 का क्यूब दिया है, ऐसा नहीं कि आप 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढिए, आपको 96 का क्यूब करना है और बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, 100 लेने का फायदा क्या है कि 100 को सोल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ 0 ही तो आगे पीछे करने होते हैं, है ना। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म, पावर 3 तो टोटल टर्म 4, राइट। पहला टर्म 60 100/3 4/0, बीच में माइनस है तो एक्सपांशन को क्या फर्क पड़ता है, ऑल्टरनेट। पहला प्लस, उसके बाद माइनस, 61 100 का पावर 2 4 का पावर 1 प्लस 32 100 का पावर 1 4 का पावर माइनस
3 100 का पावर 0 4 का पावर 3। बस इसको सॉल्व कर लूंगा तो 96 का क्यूब मिल जाएगा, राइट। उसके बाद बोले 102 रेज़ टू पावर 5, तो कैसे ब्रेक करोगे? 100 प्लस 2 101 रेज़ टू 4 100 प्लस 1 99 रेज़ टू 5, राइट। तो मुझे डायरेक्ट इसमें से कुछ पूछा जाएगा। 10 बोले यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट व्हिच नंबर इज लार्जर। 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 बड़ा तो हम कर ही नहीं सकते, या 1000 बड़ा। आपको इन दोनों में कौन सा बड़ा पता करना है। 1000 को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी काम करना है वो यहाँ करना है। तो 1.1 का क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.1 मतलब 1/10, सही है ना, रेज़ टू पावर 10,000। इसके एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म्स? 10,000 पावर 10,000 टोटल टर्म। सीधी बात है, तब तक तो नहीं करना होगा मुझे एक्सपांशन, एक तो टर्म में मुझे पता चल जाता होगा क्या होने वाला है। पहला टर्म 10,000 is 0, 1 का पावर 10,000, तो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, 1/10 का पावर 0 प्लस नेक्स्ट टर्म 10,000 C1 1/10 का पावर, अच्छा मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ बीच में क्योंकि वापस 1 ही आने वाला है, प्लस 10,000 C2 1/10 का पावर 2, और ऐसे कहां तक चलेगा? 10,001 टर्म तक। और इसका सबसे लास्ट टर्म क्या होगा? 10,000 C of 10,000 into 1/10 का पावर 10,000, ये आपका लास्ट टर्म। इसकी वैल्यू समथिंग C0 is 1, समथिंग रेज़ टू 0 is 1। 10,000 C1 into 1/10, एक 0 कैंसिल तो कितना हो गया? तो यही पर 1001 हो गया। अभी तो मेरे पास 9,999 टर्म्स तो अभी जोड़ने बाकी है ना। तो बाकी के टर्म में लिखूं नहीं लिखूं, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका आंसर ग्रेटर देन 1001 है। और आपको किसके साथ कंपेयर करना था तो पता चल गया भाई 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ये ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 11 में क्या बोला है? a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ टू 4 को पहले इवेल्यूएट करिए। अरे a प्लस बी रेज़ टू 4 के एक्सपांशन में टोटल कितने टर्म? 5, और a माइनस बी रेज़ टू 4 के एक्सपांशन में टोटल 5। ये दोनों सेम है, तो फर्क क्या होगा? इसके 5 टर्म प्लस में होंगे, इसमें ऑल्टरनेट साइन है। इसके 5 टर्म प्लस में होंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, और इसके ऑल्टरनेट साइन होगा T1 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T4 प्लस, तो आपको तो आधे टर्म तो कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे। T1 कट, T3 कट, T5 कट, तो रहा कौन? T2 बचा, वो भी कितनी बार? 2 टाइम है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ T2 प्लस। तो आपको 5 टर्म ढूंढना ही नहीं, आपको तो 2 ही टर्म ढूंढना है, T2 और T4। इसका T2 बताओ मुझे, इसका सेकंड टर्म कौन होगा? सेकंड टर्म के लिए R को क्या लोगे? 1, तो क्या हो जाएगा? 4C1 A का पावर 3 B का पावर 1। T4 फोर्थ टर्म के लिए R को क्या लोगे? 3, तो 4C3 A का पावर 4 माइनस 3 1, और B का पावर 3, तो क्या हो गया ये? ट्वाइस ऑफ 4 A क्यूब B प्लस 4C3 तो 4 ही होता है, 4 AB क्यूब, करेक्ट। अभी भी अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 4AB अभी भी कॉमन है, तो बाहर क्या होगा? 8AB into A square प्लस, ये पहला पार्ट। फिर बोला है इसी को यूज करो एंड इवेल्यूट। हेंस मतलब जो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो उसको यूज करना है, एंड इवेल्यूट करना है। किसको इवेल्यूट करना है? √3 प्लस √2 रेज़ टू 4 माइनस √3
माइनस रूट टू रेस्ट टू 4। इन तरीके लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि लास्ट में एक ही जगह पर रूट 3 डाल दो और बी की जगह पर रूट 2 डाल दो, यही बोल रहे हैं ना। तो फिर रूट 3 प्लस रूट 2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रेस्ट टू पावर 4 का आंसर डायरेक्टली 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 3 प्लस 2 5 इंटू 8 46। समझ आया? मैंने ये पहले इसलिए लिखा कि भाई ऐसा नहीं कि मैक्सिमम बच्चे के अगर सारे 5 टर्म लिखेंगे फिर आधे कट होने वाले, फालतू की मेहनत क्यों करें। पहले वही टर्म बता लो, मतलब वही टर्म देख लो जो बचने वाला है, उसके बाद वाला एक्सपेक्टेशन है बस पावर 6 दे दिया है। कौन कौन से टर्म बचेंगे बस वो मुझे बता दो। x प्लस 1 का पावर 6 x माइनस 1 का पावर 6, तो कौन से टर्म बचेंगे? कौन सा बचेगा? t1 बचेगा क्योंकि बीच में प्लस है, t1 बचेगा, t3 बचेगा, t5 बचेगा, t2 t4 और t6 ओके। तो मतलब मेरे हिसाब से इससे पहले 12 क्वेश्चन काम के नहीं है, मतलब हो सकते पूछे बट इतना कुछ कंसेप्चुअल नहीं है। 13 काम का क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो है 13, राइट। तो 13 क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। देखो क्या दिया 13 क्वेश्चन में, बोला गया है 13 क्वेश्चन में 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये प्रूव करना। अच्छा कोई भी नंबर 64 का डिविजिबल कब होगा? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं कोई भी नंबर 64 का डिविजिबल तब होगा जब वो 64 का मल्टीपल होगा, सही है। अगर मैं कुछ भी करके ये पूरे टर्म में अगर 64 कॉमन निकलवा तो बोल सकता हूँ 64 से डिविजिबल होगा, सही है। कोई भी नंबर 64 का डिविजिबल के लिए मुझे क्या कॉमन ले लेना चाहिए? 64 कॉमन आना चाहिए। और आपको यूज क्या करना है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम करने के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कहाँ कर सकते हो? जहाँ पर पावर होगा, और बाइनोमियल थ्योरम का काम ही कहाँ पड़ता है? जहाँ पर एक्सपांशन करना हो। तो इस तरह की इसमें तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। अगर बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है तो सिर्फ यहाँ लग सकता है क्योंकि यहाँ पावर है। पर बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए बेस में कितने टर्म होने चाहिए? यहाँ पे देखने 9 को मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, उस 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। जब 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा तो बहुत सारी चॉइस है, कौन सी चॉइस लेनी चाहिए? वो बाजू के टर्म देख के ले लो। बाजू में आपको 8 का मल्टीपल वाले का नंबर भी चाहिए होगा, तो फिर 9 को मैं लिखूंगा 1 प्लस 8 रेज़ टू पावर n प्लस 1। अब इसका एक्सपांशन लिखते हैं। इसका पहला टर्म n प्लस 1 0 8 का पावर 0 1 का पावर 1 ही होगा तो लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 1 8 का पावर 1, उसका नेक्स्ट n प्लस 1 2 8 का पावर 2। सबसे लास्ट टर्म n प्लस 1 0 n प्लस 1 8 का पावर। ये सब कुछ किसका एक्सपांशन है? 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 का समथिंग C0 8 रेज़ टू 0 1, ये 1 हुआ। n प्लस 1 C1 n प्लस 1 C1 n प्लस 1 8 रेज़ टू 1 8, और बाकी जितने भी टर्म है उसमें 8 का लोएस्ट पावर कितना है? 2, उसके बाद 8 का पावर इंक्रीज ही हो रहा होगा, तो सब में से कॉमन क्या निकल जाएगा? 8 का पावर 2 जो उसका मिनिमम पावर है, तो 8 का पावर 2 64 ना,
तो वो 64 कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा होगा n+1 C2, फिर उसके बाद का टर्म n+1 C3 into 8 क्यूब में से 8 स्क्वायर कॉमन है, एक बार 8 बचा होगा और सबसे लास्ट में इसकी वैल्यू 1 और 8 रेज़ टू n+1 में से आपने कितना कॉमन लिया 2 पावर कॉमन लिया, तो 8 का पावर कितना बचा +1 में से 2 कॉमन लिया तो -1 बचेगा ना। ब्रैकेट ओपन करो तो 8n + 8 और वो 8 + 1 उन सबको उस तरफ शिफ्ट करो तो 9 रेज़ टू n+1 ये 8n उस तरफ गया तो -8n तो 8 + 1 9 इस तरफ गया तो -9 और बाकी जो बचा है वो 64 का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा तो कुछ तो वही होगा और अगर वो 64 का मल्टीपल हो चुका है तो हम क्या लिख सकते हैं therefore 9 रेज़ टू n+1 -8n -9 is divisible by समझ आया। आपको किसी का भी डिविजिबल प्रूव करना है क्वेश्चन में तो जिसका डिविजिबल प्रूव करना हो कैसे भी करके कॉमन आ जाए। अगर ये आपको समझ में आएगा तो मुझे बताओ अगर ऐसे पूछा आपको कि 6 रेज़ टू n -5n को 6 रेज़ टू n -5 where n is any positive integer को जब भी मैं 5 से डिवाइड करो उसका हमेशा रिमाइंडर 1 बचना है, ये प्रूव करना है। 6 रेज़ टू n -5n को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तब का रिमाइंडर हमेशा 1 बचना चाहिए। तो क्या प्रूव करोगे 6 रेज़ टू n -5n is divisible by 6 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 से डिवाइड हो जाता है 21 5 से डिवाइड रिमाइंडर 1 भाई जैसे मैंने इस पूरे को 64 से रिजल्ट प्रूव करा तो मैंने 64 का मल्टीपल प्रूव कर दिया। इसको जब 5 से डिवाइड करता रिमाइंडर 1 बचना है तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा 6 रेज़ टू n -5n को मैथमेटिकली क्या प्रूव करना पड़ेगा 5n ये तो प्रूव करना पड़ेगा। रिमाइंडर 2 बचाना होता तो 5n + 2 प्रूव करेगा। अब ये कैसे लाओगे तो उसके लिए यहाँ बाइनोमियल थ्योरम यूज हो सकता है तो 6 को क्या लिखोगे 1 + 5 रेज़ टू पावर n -5 इसका जब एक्सपांशन करोगे तो फर्स्ट टर्म NC0 5 रेज़ टू 0 नेक्स्ट टर्म NC1 5 रेज़ टू 1 उसका नेक्स्ट टर्म NC2 5 रेज़ टू 2 सबसे लास्ट टर्म इसके बाद NC3 5 रेज़ टू 3 कैसा रहेगा सबसे लास्ट टर्म NCn 5 रेज़ टू n और ये अलग से 5n है आपके पास -5 NC0 5 रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 NC1 की वैल्यू n into 5 और बाकी के जितने भी टर्म हैं उसमें से क्या कॉमन है 5 स्क्वायर क्या कॉमन है 5 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 25 कॉमन सॉरी ये 25 होगा 5 तो ऐसे कट हो जाएगा 25 से डिविजन होगा तो रिमाइंडर 1 तीन में से क्या कॉमन 25 बाकी अंदर कुछ बचता है जो भी बचे क्या फर्क पड़ता है और अलग से हमें क्या दिया है 5n तो ये -5n और +5n कैंसिल तो आप लोगों को जो प्रूव करना था 25n + 1 तो वो आ गया कि भाई आप जब इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑलवेज रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है प्रूव करने के लिए तो जहां पावर होगा उसमें आप बाइनोमियल को यूज करोगे। कैसे यूज करोगे वो जिसका भी डिविजिबल प्रूव करना होगा बस उसका मल्टीपल लेके आ जाना है। क्लियर फिर उसका सबसे लास्ट में तो 14 वाला है सिग्मा r equal to 0 to n r equal to 0 to n 3 raised to power r into
LCO पास और आपको लाना है आंसर 4:n। आपको आंसर क्या लाना है? 4:n। अच्छा, सिग्मा मतलब समेशन, आर कहां से चालू हो रहा है? तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को अगर रखे तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? बोला NC0 इंटू 3:0। उसका नेक्स्ट टर्म NC1 इंटू प्लस NC2 इंटू सबसे लास्ट टर्म NCN इंटू 3:n। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NC0 इंटू 1:n इंटू 3:0। चलेगा? इसके बीच में 1:n डाल दूंगा, चलेगा? भाई 1:n कितना होता है? तो डालो ना, क्या फर्क पड़ता है? 1 मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट? आपको आप ये जरूर सोच रहे हो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, आपको समझ आएगा। इसके बाद में 1:n - 1 डाल देता हूँ। उसके बाद के टर्म में 1 का कितना पावर रखूंगा? 1 का पावर n-2। और सबसे लास्ट टर्म में 1 का पावर कितना रखूंगा? 0। बाइनोमियल के एक्सपांशन के हिसाब से किसका एक्सपांशन हुआ? किसका पावर डिक्रीज हो रहा है? 1 का। जिसका पावर डिक्रीज होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो पहला टर्म 1 हो गया। जिसका पावर इंक्रीज होता है वो आपका सेकंड टर्म होता है। बीच में सारे टर्म में बीच में प्लस b, एक्सपांशन में भी बीच में अगर अल्टरनेट होता प्लस माइनस तो बीच में माइनस लगता, और उसका पावर क्या होगा वो यहाँ से पता चलता है। तो 1 + 3 4 जो आपको प्रूव करना है। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ एक्सपांशन कैसे हो रहा है उसी को लेके दिया हुआ है। अभी तक कोई जनरल टर्म का कंसेप्ट चालू नहीं हुआ, वो नेक्स्ट चैप्टर से। तो इसमें पर देखा जाए तो यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे लगता है कि भाई शायद पूछेंगे तो काफी बच्चों को शायद ना पता चले कैसे करना है। बाकी हो जाएंगे उसमें तो इसका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें डायरेक्टली आप लोग चेक करो 9 क्वेश्चन, क्योंकि 1 को 8 मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं आप लोग दिया क्यों नहीं चेक करते? नहीं खत्म। तो बस तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक ही क्वेश्चन काम कर, क्योंकि मिसलेनियस में भी मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन थी तो वो भी इसी के बेस पर है। वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। देखो उसमें भी क्या बोले, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो मिसलेनियस का, इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n। इसका मतलब क्या हुआ? a raised to n minus b raised to n का एक फैक्टर a minus b है, तो a minus b का एक फैक्टर तो a minus b मल्टीप्लाई में आना चाहिए, है ना? जैसे हम x² - 5x + 6 है, मैं अगर बोलूं कि प्रूव करके दो कि इसका एक फैक्टर x - 2 है, तो आप क्या करोगे? भाई x - 2 मल्टीप्लाई में आना चाहिए ना, तो x - 2 × x - 2 जो हो सकता है x - 2 का एक फैक्टर है। तो सेम यहाँ पर आपको कुछ भी करके a - b के साथ कुछ मल्टीप्लाई है वो भी आएगा, आगे फर्क नहीं पड़ता, बस a - 2 मल्टीप्लाई में ले आना। ठीक है, कैसे लाओगे?
a रेज़ टू n माइनस b रेज़ टू n, आप कोई भी एक टर्म उठाओ, सपोज a रेज़ टू n उठा दो, दोनों में तो बाइनोमियल यूज करने का मतलब नहीं कि एक में यूज करते हैं। ये जो a रेज़ टू n है, इसको हम लोग अब कौन मल्टीपल में चाहिए मुझे, a माइनस b, तो ये जो a है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस b प्लस b, क्योंकि बाइनोमियल का एक्सपांशन करने के लिए दो टर्म भी तो चाहिए, तो माइनस b प्लस b कैंसिल होकर यही तो हो जाएगा, सही है। अब इसका एक्सपांशन करते हैं, फर्स्ट टर्म NC0 a माइनस b का पावर n। अच्छा इसको एक काम ऐसे करते हैं, तो कम टर्म लिखना पड़ेगा और इजी होगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, a माइनस b प्लस b लिखो या b प्लस a माइनस b को, बात एक ही है। तो फिर इसका फर्स्ट टर्म अब b माना जाएगा, तो b का पावर n, तो a माइनस b का पावर 0, उसका नेक्स्ट टर्म NC1 b का पावर a माइनस b का पावर, उसका नेक्स्ट टर्म b का पावर a माइनस b का पावर, सबसे लास्ट NCn b का पावर a माइनस b का पावर, करेक्ट। NC0 और ये सारी वैल्यू रेज़ टू n की इक्वल है, NC0 की वैल्यू समथिंग रेज़ टू 0, बचा क्या, इसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा और बाकी सेकंड टर्म के बाद जितने भी टर्म है हर एक में से मिनिमम पावर a माइनस b का पावर 1 है, तो सब में से क्या कॉमन, a माइनस b कॉमन ले लूंगा, अंदर फिर कुछ भी बचेगा, क्या फर्क पड़ता है, NC1 इज n इंटू b रेज़ टू n माइनस 1 प्लस NC2 b रेज़ टू n माइनस 2 a माइनस, बस टर्म लिख दो, NCn1 b रेज़ टू 0 1 a माइनस b का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो एक कॉमन लिया ना, तो हो गया, किसका मल्टीपल हो गया या किसका एक फैक्टर कौन हो गया, a माइनस b, जो आपको ठीक है। फिर उसका सेकंड थर्ड ये सारे क्वेश्चन तो इवैल्यूएशन वाले, उसमें भी आधे आधे टर्म तो कट होने वाले, जो सेकंड वाले उसमें कौन कौन से टर्म कट होंगे और कौन कौन से बचेंगे, T1 कट होगा, T3 कट होगा, T5 कट होगा, तो बचेगा कौन, T2 T4 T6 T7 भी कट होगा, है ना, मतलब वो हो जाएगा वो तो। फिर एक जगह पर फोर्थ में बोले 0.99 रेज़ टू पावर 5 सोल्व करके दो, तो 0.99 रेज़ टू 5 कैसे सोल्व करोगे, 1 माइनस 0.01 मतलब 1 माइनस 1/100, सही है ना, फिर 1 का तो पावर लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। और इसमें भी सारे एक्सपांशन में ये भी है अच्छी बात कि सारे भी नहीं लिखने, पहले 3 टर्म लिखने, तो एक्सपांशन में 6 टर्म आएंगे ना पावर 5, तो उसमें 6 भी मत लिखो, 3 टर्म ही लिखो, तो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। और फिफ्थ और सिक्स से, तो फिफ्थ और सिक्स में बस क्या है कि सिर्फ वाला एक्सपांशन करो, और हमें एक्सपांशन से कितने टर्म का आता है, बाइनोमियल से जो एक्सपांशन हो कितने टर्म के लिए मिलेंगे, 2 ही टर्म के लिए, और इसमें कितने टर्म दिए, 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पूछ ले तो इसका भी कोई सेंस नहीं है क्वेश्चन का, और फिर भी मान लेते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, फिर टेक्स्ट बुक में से पूछना तो क्या पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को 1 बना लेंगे, जैसे 1 को अलग रख दिया, x/2 माइनस 2/x को मैंने एक ही टर्म मान लिया, ये तो कर ही सकता हूँ ना, ये टर्म ये पूरा y पावर 4, तो इसका एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म 4 से 0, 1 का पावर लिख नहीं रहा, x/2 माइनस 2/x का पावर 0, राइट, प्लस 41 x/2 माइनस 2/x का पावर 1, प्लस 42 x/2 माइनस 2/x का पावर 2, प्लस 43 x/2 माइनस 2/x का पावर 3, प्लस 44 x/2 माइनस 2/x का पावर, हो गया पूरा एक्सपेंशन खत्म, ठीक है। और बाकी इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वाली 1
समथिंग रेस टू 0 भी 1 प्लस 4c1 का आंसर 4 इंटू x/2 माइनस 2/x, फिर बाद में जाके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 4c2 का आंसर 6, 4c2 6 ना, x/2 माइनस 2/x का पावर 2, तो स्क्वायर करना तो आता ही है, तो x²/4 माइनस मिडल टर्म 2, ये तो कट हो जाएगा, प्लस 4/x²। कौन सा आइडेंटिटी यूज किया, a माइनस b का होल स्क्वायर। उसके बाद 4c3 का आंसर 4, 4c3 और 4c1 सेम होता है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस b का क्यूब और a माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3h² b प्लस 3ab²। है ना, ये क्यूब भी आता है तो क्यूब सब कैसे करिए। फिर पावर 4 हमें डायरेक्टली नहीं आता तो वहां बाइनोमियल यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पावर 4 के लिए बाइनोमियल यूज कर लेते हैं। 44 का आंसर 1 प्लस, इसमें अगर बाइनोमियल यूज करूंगा तो कैसा आएगा, पहला टर्म 4c0 x/2 माइनस 2/x का पावर 0 प्लस 4c1 x/2 माइनस 2/x का पावर, और जब प्लस नहीं होगा ऑल्टरनेट साइन आएगा ना, दोनों अलग अलग टर्म लेना पड़ेगा ना मतलब। तो 4c0 ये तो 1 हो गया था, इसको हटा दो, तो 4c0 x/2 का पावर 4 2/x का पावर 0 माइनस 4c1 x/2 का पावर 3 2/x का पावर 1। उसके बाद 4c2 x/2 का पावर 2 2/x का पावर 2 माइनस 4c3 x/2 का पावर 1 2/x का पावर 3, और सबसे लास्ट 4c4 x/2 का पावर 0 2/x का पावर। हमें 3 टर्म का एक्सपांशन नहीं आता है तो क्या करना पड़ेगा, किसी 2 को 1 बना लो और फिर बाइनोमियल यूज कर लेंगे, राइट। और फिर इन सब का क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है, जो मिलेगा आप लोगों को वो आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम जैसे टर्म को फिर साथ में ले लेंगे, कर लेंगे फिर तो ये, तो दिमाग तो लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना। और ऐसा ही सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें भी 3 टर्म दिए तो उसमें भी यही करना पड़ेगा, एक टर्म को ऐसे ही रखूंगा, बाकी 2 को साथ में ले लूंगा। इसमें कुछ है नहीं करने लायक, जो करने लायक था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था काम करने के लिए, बाइनोमियल में किया था, बोले थे, बताओ क्या था उसका। कौन सा था, 15 9 पर 15 तक करना था ना। ओके, देखो ना 9 और 15 दोनों कर लेते हैं। देखो 9th में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, जिसका एक्सपांशन करना, फर्स्ट टर्म क्या है, 13th रूट ऑफ ए। 13th रूट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, a raised to power 1/13 प्लस a upon a raised to power -1/2। रूट मतलब कितना होता है 9/2,
और उसका पूरे का पावर n। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, a का पावर -1/2 अगर ऊपर जाएगा तो बेस में तो पावर का a का पावर 1/13 प्लस a का पावर रेज़ टू पावर। इसका कौन सा टर्म की बात करेंगे? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए जनरल टर्म में r को क्या लेना पड़ेगा? 1। तो इसका सेकंड टर्म क्या होगा? nc ऑफ 1 x का पावर n माइनस x मतलब कौन? फर्स्ट टर्म, y मतलब सेकंड टर्म, उसका पावर 1 है ना। nc ऑफ r x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r, ये यूज कर लिया। और ये आंसर हमें नहीं फाइंड करना, उन्होंने दिया हुआ है। इसका आंसर 14 टाइम a रेज़ टू पावर 5/2 है। तो आपको पूछा n की वैल्यू क्या होगी? nc1 का आंसर n ना, a का पावर n माइनस 1/3 13 प्लस 3/2। ये प्लस 3/2 कहाँ से है? बेस से मतलब पावर का एडिशन हो गया। सामने क्या है? 14 टाइम a रेज़ टू पावर। तो ये जो a का पावर होगा पूरा वो 5/2 के साथ इक्वेट कर सकता हूँ। तो n माइनस 1/13 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2। बेस सेम होगा तो पावर इक्वेट कर लिया। 3/2 से भेजूंगा 5/2 माइनस 3/2, 5/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर n माइनस 1/13, तो n माइनस 1 इक्वल टू 13, तो n इक्वल टू 14, राइट। अब आप लोगों को मन में ये भी तो डाउट आ सकता है कि तो डायरेक्टली भी तो मैं n को डायरेक्टली 14 बोल सकता था, राइट। और हो सकता है इसमें तो चलो वो मेथ हो गया, आपको इन फिर दोनों चेक करके मेथ करके हो सकता है कि n भी तक कांस्टेंट है, उसमें से थोड़ा कांस्टेंट यहाँ पर दे दिया हो तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको दोनों इक्वेट करने से दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। तो सेम आंसर आ रहा है n इक्वल टू 14, ठीक है। तो फिर 15 बोला ना, अच्छा 15 वाले क्वेश्चन में कल वाला वो वाला कल का कंसेप्ट याद है? मिडिल टर्म वाला याद कराओ। अगर पावर इवन है तो टर्म्स कितने, और अगर टर्म्स और तो कितने मिडिल टर्म? एक कौन सा? n/2 प्लस 1। और पावर इवन का और होगा तो टर्म्स इवन, तो कितने मिडिल? आप 15 क्वेश्चन अब चेक करो। 1 प्लस x का पावर 2n, 2n कैसा नंबर है? तो टर्म्स कितने? तो कितने मिडिल टर्म? कौन सा? 2n/2 प्लस 1 टर्म मतलब n प्लस 1 टर्म, ये ठीक है, ओके। फिर दूसरा एक्सपांशन दिया 1 प्लस x का पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 कैसा नंबर? और तो टर्म्स कितने? इवन टर्म्स, तो मिडिल टर्म कितने होंगे? दो। कौन कौन? क्या था? n मतलब 2n माइनस 1 इसमें 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n 2n माइनस 1 प्लस 3/2 टर्म, ठीक है ना। तो -1 प्लस 1 कैंसल, n टर्म बचा और 2n प्लस 2/2 तो n प्लस 1 टर्म बचा। इसमें दो मिडिल टर्म होंगे, इसमें एक मिडिल टर्म होगा। वो मिडिल टर्म कौन है? n प्लस 1। तो आपको जनरल टर्म में r को क्या रखना पड़ेगा? n। पर 10 टर्म ढूंढना तो r को क्या रखते हो? तो n प्लस 1 टर्म ढूंढना है, r को क्या रखो? तो r को अगर मैं n रखता हूँ तो मेरा टर्म क्या आएगा? 2n cn। 1 नहीं लिखता हूँ क्योंकि 1 का पावर 1 ही होगा, x का पावर n। ये समझ आया? इसमें दो टर्म ढूंढना है। n टर्म ढूंढना है तो r को क्या रखोगे? क्या रखोगे? n माइनस 1। तो जनरल टर्म के हिसाब से 2n माइनस 1 c ऑफ n माइनस 1 नहीं लिख रहा हूं, x का पावर n माइनस।
फिर आपको ढूंढना n+1 टर्म, तो r को क्या रखोगे n, तो क्या हो जाएगा 2n-1 tn और x का पावर n। ये समझ आया? प्रूव क्या करना है कि इसके एक्सपांशन के जो मिडल टर्म्स होंगे उनका कोएफिशिएंट का एडिशन जो होगा वो इसके कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ये प्रूव करना पड़ो क्वेश्चन। Prove that the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x raised to 2n is equal to the sum of the coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n minus 1। इसका एडिशन करने को बोला है ना, तो इसका जब मैं एडिशन करूंगा 2n-1 c of n-1 प्लस 2n-1 cn, तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज याद करो, दो टर्म्स का एडिशन हो रहा होगा तो प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी NC of r NC of r-1 आंसर कब एप्लीकेबल जब ये सेम हो। क्या इसमें सेम है? फिर नीचे कैसे नंबर होना चाहिए? क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव है? तो आंसर में क्या होता है? एक इंक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है ना, तो 2n-1 में एक इंक्रीज करोगे और नीचे जो बड़ा नंबर होता है वो आ जाता है, n-1 और n में बड़ा कौन, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर अगर लिखना होगा तो प्रॉपर्टी लिख दूंगा भाई NC of r-1 प्लस NC of r इक्वल टू n+1 CR, करेक्ट? तब देखो यही सब प्रूव करना था कि इसका आंसर है वो इसके मिडल टर्म ये करना था प्रूफ। इसमें बस कोई मिडल टर्म आपको पता होना चाहिए कैसे पता। ठीक है, पहले तो अभी आप लोगों के पास काम है थर्सडे की टेस्ट, मुझे उसमें सबसे करना चाहिए।